तो दोस्तों, कल हमने जाना था डेड सेल के बारे में, जिसका आविष्कार 1665 में रॉबर्ट हुक ने करा था। आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। 1674 में एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था एंटोन वॉन लेवेनहुक। उन्होंने एक खुद का सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, और इसके अंदर उनने तालाब का पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स लिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब उनको ऑब्जर्व करा तो उनको जिगजैग मूवमेंट करते हुए कुछ ऑर्गेनिज्म नजर आए जिन्होंने उसको नाम दिया एनिमल क्यूले, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। हमने देखा 1674 में डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने जब पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा तो उन्हें एक जिगजैग मूवमेंट करते हुए कुछ एनिमल नजर आए जिनका उन्होंने नाम एनिमल क्यूले दिया, इसका मतलब होता है लिटिल एनिमल। उस समय ये माना गया या ये उनको पता नहीं था कि ये जो स्मॉल एनिमल है वो एक्चुअली कुछ और नहीं, बैक्टीरिया है। जिसकी डिस्कवरी बाद में और जिसकी नेमिंग बहुत बाद में हुई थी, इसीलिए एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने कई सारी चीजों को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा, जैसे कि इन्होंने प्लैक, जो दांतों में लगने वाला प्लैक होता है, उसको भी ऑब्जर्व करा। इसके बाद इन्होंने 1677 में स्पर्म सेल्स को भी ऑब्जर्व करा और उन्होंने आरबीसीज को भी अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप्स के अंदर ऑब्जर्व किया। यहां से ये बात पता चलती है कि एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल का आविष्कार किया। अगर हम कुछ और बात करें तो फिर बात आती है रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन वो व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूक्लियस ऑफ द सेल का डिस्कवरी की। न्यूक्लियस ऑफ सेल, न्यूक्लियस जैसे ही हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही एक सेल को जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस को कहा जाता है। फिर ई परकिंजी जी ने 1839 में एक टर्म दी जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के लिए। जेली लाइक मटेरियल होता है सेल के अंदर। तो हमने जाना कि 1674 में डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने पॉन्ड वाटर को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने स्मॉल जिगजैग मूवमेंट करते हुए एनिमल देखे जिनको उन्होंने एनिमल क्यूले नाम दिया, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल। एक्चुअली वो कुछ और नहीं, बैक्टीरिया थे, ठीक। इसके बाद उन्होंने प्लैक, जो दांत में लगने वाला प्लैक होता है, उसको भी ऑब्जर्व करा। 1677 में उन्होंने स्पर्म सेल को ऑब्जर्व करा, आरबीसीज को देखा, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑफ सेल की डिस्कवरी करी, जो कि ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहलाता है। इसके बाद ई परकिंजी ने 1839 में
एक टर्म दी जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ हमने यह आना, ये सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल की डेफिनेशन की। सेल को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं ये तीन वर्ड, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बेसिक, बेसिक का मतलब होगा सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी। स्ट्रक्चरल, ये बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी बॉडी की संरचना है, उसमें पार्टिसिपेट करती। एंड फंक्शनल, फंक्शनल मतलब ये इंडिपेंडेंटली कैपेबल होती है, इंडिपेंडेबली इंडिपेंडेबली कैपेबल होती है लाइफ की। जो भी सेल से छोटे यूनिट होते हैं जैसे वायरस, वो जीने के काबिल नहीं है, वो हम फंक्शनल यूनिट। इंडिपेंडेंट मतलब ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये अकेले खुद परफॉर्म कर सकती है। तो हमने यहाँ पे सेल की डेफिनेशन करी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो सबसे छोटी इकाई जिससे पूरी बॉडी बनी। स्ट्रक्चरल मतलब इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। फंक्शनल जो अकेले, खुद अकेले पॉसिबल है, जो खुद अकेले सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकती है, लेकिन जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, इजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ये सारी एक्टिविटीज एक अकेला सेल खुद भी कर सकता है। अब हम कुछ और समझेंगे। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, इसका जो साइज होता है वो 0.02 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर का हो सकता है। इसकी रेंज है 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर। और स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वहीं हम लार्जेस्ट सेल की बात करें, इसका जो साइज हो सकता है 1 सेंटीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, और ये होता है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम कुछ सेल जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं उनके बारे में जानते हैं।
अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, उसके लार्जेस्ट सेल की बात करें, वो होता है फीमेल ओवम। लार्जेस्ट सेल होता है फीमेल ओवम। अगर स्मॉलेस्ट सेल इन मेल की बात करें, वो होता है स्पर्म। स्पर्म सेल। अगर स्मॉलेस्ट सेल इन कॉमन, मेल एंड फीमेल बोथ की बात करें, तो वो होता है हमारा, वो होता है RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल होता है। तो हमने जाना जो स्मॉलेस्ट सेल होता है उसकी साइज 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर हो सकती है, जो होता है माइकोप्लाज्मा, जिसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, या उसका एक और नाम है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच एग होता है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर हो सकता है। अगर ह्यूमन बॉडी की कुछ बात करें कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो वो फीमेल ओवम होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, तो वो स्पर्म होता है। और अगर आपसे सिर्फ स्मॉलेस्ट सेल बोथ इन कॉमन मेल एंड फीमेल पूछा है, तो RBC। एक और सेल होती है जो होती है लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल, वो होती है नर्व सेल। यहां मैं आपको बता दूं, ये जो नर्व सेल होती है ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, और ये एक नॉन रीजनरेटिव सेल है। नॉन रीजनरेटिव सेल का मतलब ये अगर एक बार नष्ट हुई तो फिर दोबारा नहीं बनेगी। तो हमने जाना आज लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। अब हम थोड़ा सा कुछ और आगे देखते हैं कि सेल के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो टाइप से डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, हमने ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म को दो सेल, दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला है यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल, जिनके अंदर सिंगल सेल होती है और उसी सिंगल सेल से वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लेते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ। यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो नहीं होता, क्योंकि एक अकेली सेल होती है और उसी को ही सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो यूनिसेल्युलर सेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अमीबा, एंड बैक्टीरिया। अमीबा एंड बैक्टीरिया। अब बात करते हैं दूसरा जो टाइप है ऑर्गेनिज्म का, वो है मल्टी सेलुलर। इनमें हर स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफिक सेल होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसमें। हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे हम बात करें हमारे हार्ट की जो सेल है, जिनको बोलते हैं कार्डियक सेल, वो कार्डियक मसल्स बनाती है।
जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है हार्ट का। तो यहाँ आपने देखा कि मल्टी सेलुलर सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसके एग्जाम्पल है प्लांट एंड एनिमल्स। तो हमने जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज यूनिसेल्युलर सेल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चाहे वो डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, वो एक सिंगल सेल द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा एंड बैक्टीरिया। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक, हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। और एग्जाम्पल इनके हैं प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल में ही आते हैं। तो आई होप आज आपको जो बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। कृपया इसके आगे जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।